15 फरवरी 2025 सुबह के 5:30 बजे अबू धाबी की अल वतबा जेल में एक भारतीय लड़की को फांसी दे दी गई। नाम था शहजादी शब्बीर खान। उसके आखिरी शब्द थे, अब्बू मेरा टाइम खत्म हो गया, और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ ही घंटों बाद उसे हमेशा के लिए फिर खामोश कर दिया गया। ये एक ऐसा केस था जिसमें बहुत से सवाल थे और बहुत से जवाब गायब थे। एक भारतीय लड़की जो हजारों किलोमीटर दूर एक अलग देश में बैठी थी, जो किसी जुर्म की दोषी ठहराई गई थी, लेकिन क्या वो सच में अपराधी थी या फिर ये कोई गहरी साजिश थी जिसमें उसे फंसाया गया था। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिरकार ये लड़की कौन थी और उसने ऐसा क्या क्राइम किया था, या फिर ये एक सिर्फ ट्रैप था। तो आप मुझे अपने अगले 10 मिनट दो, मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाता हूं, बिकॉज यू आर वॉचिंग डार्क रियलिटी। बांदा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर। यहीं एक साधारण से परिवार का एक छोटा सा घर था, यानी कि शहजादी शब्बीर खान। एक मिडिल क्लास फैमिली जिसमें माँ बाप, पिता शब्बीर खान जो कि मेहनत मजदूरी करते थे, माँ हाउसवाइफ थी। शहजादी का बचपन एक नॉर्मल लाइफ जो अचानक बदल गई। बचपन में शहजादी भी आम बच्चों की तरह ही थी। स्कूल जाती थी, पढ़ाई करती थी और बाकी बच्चों की तरह उसके भी कुछ सपने थे, कुछ बनने के, कुछ करने के। लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब वो सिर्फ 8 साल की थी। साल था 2004। एक नॉर्मल दिन घर में रोज की तरह हलचल थी। माँ किचन में खाना बना रही थी और शहजादी वहीं पास में खेल रही थी। तभी एक हादसा हुआ। एक बर्तन गर्म पानी से भरा हुआ था जो कि सीधे किसी भी तरह से शहजादी के फेस और शरीर को छूते हुए गिर गया। उसे तुरंत फिर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक मामला काफी गंभीर हो गया था। इलाज की जितनी भी कोशिश की गई, लेकिन घर की आर्थिक हालत उतनी मजबूत नहीं थी कि कोई बड़ा इलाज हो पाता, जो कि इस वजह से निशान उसके चेहरे पर हमेशा के लिए रह गए। चेहरा अब पहले जैसा नहीं था, इसीलिए साथ में पढ़ने वाले उसे अलग नजरों से देखने लगे। लोग फुसफुसाने लगे, उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे उसने लोगों से कम बात करनी शुरू कर दी। परिवार भी परेशान था। शादी ब्याह की बातें शुरू तो हुई, लेकिन कोई ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करता था। हादसे के बाद शहजादी सिर्फ एक चीज सोचती थी, क्या अब उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी रहेगी? क्या लोग उसे हमेशा ऐसे ही देखते रहेंगे? लेकिन उसने हालातों से हार नहीं मानी। बांदा के ही एक एनजीओ यानी कि रोटी बैंक से वो जुड़ गई, जहां गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये उसकी पहचान का एक नया तरीका था। लोगों की मदद करके वो खुद को मजबूत महसूस करने लगी। पर ये सब करने के बावजूद उसके दिल में एक चीज हमेशा चुभती थी, अपने चेहरे को फिर से पहले जैसा देखना। वो जानती थी कि इसके लिए प्लास्टिक सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपने लिए कुछ ऐसा कर पाएगी? शहजादी के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो हालातों के सामने हार मानकर बैठी रहे, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे उसकी जिंदगी बदल सके। और इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उसे विदेश जाने का मौका मिला। लेकिन क्या ये सच में एक मौका था या फिर एक जाल जिसमें वो खुद फंसने जा रही थी? शहजादी के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, सर्जरी करवाने के लिए पैसे जुटाए जाएं। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने परिवार वालों से मदद मांग सके, और शहर में भी कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा था जिससे कि वो इतनी बड़ी रकम जुटा सके। फिर इसी बीच जून 2021 में सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। नाम था मोहम्मद उज्जैर। वो आगरा का रहने वाला था और यूएई यानी वो खुद को एक बड़े कनेक्शन वाला इंसान बताता था, जो कि अबू धाबी में लोगों को कुछ अच्छी नौकरी दिलवाने में मदद करता था, जो कि ऐसा वो दावा करता था। और उसी ने शहजादी से कहा, मैं तुम्हें एक अच्छा जॉब दिला सकता हूँ, बस कुछ वक्त की मेहनत और फिर तुम्हारी सर्जरी भी हो जाएगी। उज्जैर ने उसे भरोसा दिलाया कि वहाँ की लाइफ इंडिया से बहुत ही बेहतर है
और वो जल्दी ही अपने सपने पूरे कर सकती है। उसने बताया कि अबू धाबी में उसकी फूफी नादिया एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और उनका घर काफी अच्छा और सेफ है। उसका फूफा यानी कि फैज एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और दोनों वहीं सेटल हैं। उसने ये भी कहा कि नादिया जल्द ही माँ बनने वाली है और उन्हें एक भरोसेमंद लड़की की जरूरत है जो कि उसकी बेबी की देखभाल कर सके। फैमिली के बीच काम करोगी, जल्द ही अपने लिए एक नई जिंदगी भी बना पाओगी। पहले तो शहजादी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उज्जैर की बातें ध्यान से सुनी, उसने अपने परिवारजनों के बारे में बताया, तब उसे लगने लगा कि हाँ, ये उसके लिए बेहतर मौका हो सकता है। और फिर वो फैसला ले चुकी थी कि उसे अबू धाबी जाना है। पर सवाल ये था कि विदेश जाने का खर्चा कैसे उठाया जाए। यहीं पर उज्जैर ने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन एक शर्त रखी, कुछ पैसे और गहने जमा करवा दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सेट करवा दूंगा। शहजादी के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने जैसे तैसे 2 लाख रुपए कैश और अपनी एक सोने की चेन इंतजाम की। अब शहजादी के परिवार को तो लगने लगा कि अब उनकी बेटी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला था या शायद सबसे बड़ी गलती। कुछ ही हफ्तों बाद उसका वीजा लग चुका था, फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी थी और वो पहली बार इंडिया छोड़कर अबू धाबी के लिए निकलने वाली थी। पर क्या ये वाकई एक अच्छा मौका था या फिर वो किसी गहरी साजिश की ओर बढ़ रही थी जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। साल 2021 जब शहजादी ने पहली बार किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में कदम रखा, दिल में अजीब सा डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अब अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे एक अलग दुनिया दिखने लगी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें और एक ऐसा माहौल जो उसने सिर्फ टीवी और मोबाइल वीडियोस में देखा था। लेकिन इस नई दुनिया में कदम रखते ही सब कुछ वैसा तो नहीं था जैसा उसे बताया गया था, क्योंकि एयरपोर्ट पर कोई उसे लेने नहीं आया। उसने मोहम्मद उज्जैर को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो कंफ्यूज थी, क्या वो किसी गलत जगह तो नहीं आ गई है। करीब 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद एक अजनबी शख्स उसके पास आया और उसने कहा, तुम शहजादी ही हो ना? उसने सिर्फ इतना पूछा और उसका बैग पकड़ लिया, लेकिन ये शख्स मोहम्मद उज्जैर नहीं था। जबकि उज्जैर ने शहजादी को भरोसा दिलाया था कि जब वो अबू धाबी पहुंचेगी तो वो खुद एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने के लिए आएगा। लेकिन जब वो बेचारी वहां पहुंची तो उज्जैर गायब था, उसका मोबाइल भी बंद था और उसकी जगह एक अजनबी आदमी उसे रिसीव करने आया और उसने कहा, मैं फैज का आदमी हूं, तुम्हें लेने आया हूं। अब नाम तो सुना सुना लग रहा था। उज्जैर ने अपनी बातों में फैज का जिक्र किया था, उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने अब गाड़ी में बैठने का फैसला किया। गाड़ी अब अबू धाबी के एक पॉश इलाके की ओर बढ़ती जा रही थी। करीब 40 मिनट के सफर के बाद गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने जा रुकी। यही था फैज और नादिया का घर, जहाँ उसे अब काम करना था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, फिर घर का दरवाजा खुला और नादिया खुद बाहर आई। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, आवाज में अपनापन। अब तक सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उज्जैर ने उसे बताया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही घर आने वाले वक्त में उसके लिए कैद खाने से कम नहीं होने वाला है। अब शहजादी का रूटीन सेट हो चुका था। घर में उसे साफ सफाई और दूसरे छोटे मोटे कामों के साथ सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो था नादिया और फैज के न्यू बेबी की देखभाल। दिन भर उसे बेबी के आसपास रहना होता, उसके हर जरूरत का ध्यान रखना पड़ता। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। बेबी अगर जरा सा भी रो दे तो पूरा परिवार शहजादी पर शक करने लगता। नादिया को हर चीज पर परफेक्शन चाहिए था और अगर कुछ भी उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता तो वो सीधा गुस्सा अपना शहजादी के ऊपर ही निकालती थी। सबसे दिक्कत वाली बात तब हुई जब बेबी की तबीयत बिगड़ने लगी। हल्का सा बुखार भी आता तो सीधा उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता।
कि तुम्हारी ही वजह से वो बीमार हुआ है, ये वो दुनिया भर की बातें। ये बातें अब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थी। शहजादी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने नौकरी छोड़ने की सोची भी नहीं। उसने सोचा कि अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो उसका इतनी दूर यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन वो जितना एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, हालात उतने ही खराब होते जा रहे थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन नादिया और फैज ने अपने 4 महीने के बेबी को रूटीन टीकाकरण के लिए लेकर जाते हैं। वैक्सीन लगाने के कुछ देर बाद ही बेबी लगातार रोने लग जाता है। ये देख नादिया और फैज को चिंता होने लगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है और बेबी को आराम करने की ज्यादा जरूरत है। शाम तक बेबी थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं लग रहा था। फिर नादिया ने बेबी को दूध पिलाने के लिए शहजादी से कहा और वो खुद अपने काम में लग गई। शहजादी ने बेबी को गोद में उठाया और दूध पिलाया और फिर सुला दिया। फिर कुछ घंटे बाद जब नादिया अपनी बेबी को देखने के लिए आती है तो सब कुछ बदल चुका था। बेबी पूरी तरह से शांत। घबरा कर नादिया और फैज बेबी को तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टरों ने चेकअप किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर घर में मातम छा गया, लेकिन सिर्फ मातम ही नहीं, इसके कुछ ही घंटों बाद पूरा माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। नादिया और फैज की नजरों में अब सबसे बड़ा शक शहजादी पर ही था। घर वालों का गुस्सा अब सीधे इल्जाम में बदल चुका था। तुमने ही सही से उसका ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी ही वजह से वो हमें छोड़कर चला गया। शहजादी पहले से उसे समझाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी कि वो कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसकी हर बात पर शक किया गया। कुछ दिनों बाद ये मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने बिना किसी मेडिकल जांच के उसे हिरासत में ले लिया। अब शहजादी के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बेचारी एक अनजान देश में अकेली पड़ गई थी। 57 दिनों तक उसे पूछताछ के नाम पे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया जिसमें उसे ये कबूल करवाने के लिए मजबूर कर दिया गया कि हाँ, मैंने ही जानबूझकर ये वो, यानी उसे ऐसा कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया था कि वो जो उसने जुर्म किया ही नहीं उसे स्वीकार कर ले। और ये वीडियो कबूलनामा ही कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत बना। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, कोई ठोस मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। सिर्फ एक था तो वो वीडियो, और उसी के आधार पे शहजादी को उस अपराध का दोषी ठहरा दिया गया जो उसने कभी किया ही नहीं था, जो कि ऐसा चर्चाओं में है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ठोस सबूत होते, पर वो भी नहीं था। खैर, मुकदमा पहले आबू धाबी की निचली अदालत में चला, फिर हाई कोर्ट और फिर आखिरकार यूएई की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। और फिर इसी बीच भारत में शहजादी के परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, हर जगह अपील की गई। भारत सरकार ने भी एक मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका फाइल की, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ अब बचने का शहजादी के पास मात्र एक ही रास्ता था, यानी यूएई के कानून के तहत अगर पीड़ित परिवार चाहे तो दोषी को माफ कर सकता है। यानी अगर फैज और नादिया ने शहजादी को माफ कर दिया होता तो उसकी सजा बदली जा सकती थी। इसी उम्मीद में शहजादी का परिवार, जो भारत में अपने सतर पे हर संभव कोशिश कर रहा था, वो सीधा फैज के परिवार से मिलने के लिए आगरा पहुंचा। शहजादी के पिता शब्बीर खान हाथ जोड़कर उनके परिवार के सामने खड़े थे। उन्होंने फैज और नादिया के परिवार से मिन्नतें की कि अगर आप चाहो तो पूरा खेल पलट सकता है, लेकिन जवाब सिर्फ ना में ही था। कोई माफी नहीं, कोई रहम नहीं। शहजादी को 2024 की शुरुआत में फांसी की सजा सुनाई गई थी और पहली तारीख थी 2 मई 2024 तय हुई। लेकिन उसी दिन आबू धाबी में भारी बारिश होने की वजह से बाढ़ आ गई थी और साथ में ही एक शाही परिवार में एक सदस्य का निधन हो गया था, जिसके कारण 8 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया और इसी के चलते कुछ दिनों तक उसकी सजा टाल दी गई। अब जिसके बाद 20 सितंबर 2024 के बाद किसी भी दिन उसे सजा दी जा सकती थी। परिवार ने 15 जुलाई 2024 को भारत में एफआईआर दर्ज करवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की मदद की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। और फिर आखिरकार 14 फरवरी 2025 की रात शहजादी ने अपने पिता को आखिरी बार फोन करके कहा, अब्बू
मेरा टाइम खत्म हो गया और 15 फरवरी 2025 की सुबह 5:30 बजे अल वथवा जेल में गेम ओवर कर दी गई। और फिर उसके बाद यानी 13 दिन बाद 28 फरवरी 2025 को उसकी फांसी की आधिकारिक जानकारी उसके परिवार को यहाँ भारत में मिली और इस तरह से एक सच्ची इमोशनल कहानी का अंत हो गया। कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, बस यही कहूँगा फिलहाल कि कभी किसी अनजान के भरोसे आप अपनों से दूर कभी मत जाओ, और जाओ तो सिर्फ भरोसे पर नहीं, कुछ होना भी चाहिए, यानी सबूत, साथ में कोई अपना भी हो। बाकी अब आपकी बारी है, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें कि आपने यहाँ से क्या सीखा, क्या समझा। कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें क्योंकि मैं टॉप 5 कमेंट को अपने अगली वीडियो में हाईलाइट करता हूँ। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।